गुड डे स्टूडेंट्स। हमने पहले की क्लास में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सिद्धांत के बारे में कुछ पढ़ा था। कुछ सिद्धांत हमने पहले की क्लास में पढ़ लिए थे, जैसे अनुभूत आवश्यकता एवं रुचियों का सिद्धांत, दूसरा जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत, तीसरा नमनीयता का सिद्धांत, चौथा सहयोग का सिद्धांत, पांचवा सहभागिता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, और छठा प्रिंसिपल ऑफ लोकल लीडरशिप यानी स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत। बाकी के सिद्धांत के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्लो बट कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, लगातार निरंतर विकास हो, इस तरह का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई चीज़ दी और अभी दिया और अभी फ़ायदा हो गया, बात ख़त्म वहीं पे, नहीं, धीरे धीरे फ़ायदा हो, लगातार फ़ायदा हो, तो हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए। सामुदायिक विकास इस बात पर निर्भर है कि उसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी गति कैसी है। शीघ्रता से सफलता नहीं भी मिल सकती है। सर्वप्रथम समुदाय की समस्या देखनी चाहिए, उस संबंध में बातचीत करनी चाहिए। बातचीत के बाद समस्या के समाधान के लिए योजना बनानी चाहिए। योजना चलाने के लिए लोगों में इच्छा जागृत करनी चाहिए, जिससे कि वे नए कार्यक्रम को कर सके। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कार्यक्रम हमने चलाया, वो एक दिन चला और उसके बाद खत्म। एक दिन लोगों को फायदा हो गया, दूसरे दिन उन्होंने लोग बोर हो गया या उन्होंने कार्यक्रम को नहीं चलाया, ऐसा नहीं। हमें समुदाय की समस्या को देखना चाहिए कि जो लोग हैं उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या समस्या है, उनसे बातचीत करना चाहिए और हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जो उनके लिए निरंतर विकास करने वाला सिद्ध हो। फिर आता है सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। सामुदायिक कार्यक्रम जो है वो समुदाय के सांस्कृतिक जीवन, परंपराएं आदि को ध्यान में रखकर चलाना चाहिए। ऐसा संभव है कि कोई भी योजना या पद्धति किसी एक क्षेत्र के अनुरूप हो तो दूसरे क्षेत्र में असफल या अनुप्रयुक्त। क्षेत्र परिवर्तित होने पर निवासियों के शैक्षणिक स्तर, बौद्धिक स्तर, रुचियों और मान्यताओं में भी अंतर देखे जा सकते हैं। यानी जिस कार्यक्रम, जैसे कोई एक कार्यक्रम चला जा रहा है तो वो कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्र के लिए सफलता वाला होगा। जैसे हमने मान लीजिए कोई कृषि से संबंधित कृषि उत्पादन के लिए चलाया वाला, सिंचाई के लिए कोई कार्यक्रम चलाया और हम उन्हें बता रहे हैं कि हम पानी को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम बताने जा रहे हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस जगह के लिए तो बहुत फायदेमंद है जहाँ पर बारिश होती है, लेकिन जहाँ बारिश होती ही नहीं है वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पर भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पानी ऑलरेडी होता है, तो वहाँ भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि किस संस्कृति, किस क्षेत्र के लिए हमें कार्यक्रम बनाना है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो जनता है जिसके लिए प्रोग्राम बनाना है उनका एजुकेशन का लेवल क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मान्यताएँ क्या है, उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। सांस्कृतिक भिन्नता भी हो सकती है, जैसे कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को काम पे भेजना बहुत बुरा मानते हैं, या कुछ मान्यताएं उनकी रहती है कि हम ये ऐसा काम नहीं कर सकते, हमें ऐसा काम नहीं करना है, कुछ इस तरह का। तो हमें जब भी प्रोग्राम बनाना है तो उनकी इन मान्यताओं को ध्यान में रखकर ही बनाना है। देन सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज। हमने पहले पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस, अंतर जो होता है, और ये होता है संस्कृति में परिवर्तन। सामुदायिक विकास कार्य द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन आना असंभाव्य है। जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं तो जो पहले की संस्कृति होती है अगली बार में उसमें परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पहले हमने गांव में लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, फिर हमने उन्हें मोटिवेट करके पढ़ने सिखाया, भेजा। पढ़ने के बाद लड़कियों को के रहन सहन में परिवर्तन आया, उनकी सोच में परिवर्तन आया, उनको संसाधनों के उपयोग में लेने की क्षमता में परिवर्तन आया। तो फिर क्या हुआ कि उनकी संस्कृति में भी परिवर्तन आने लग गया कि भाई हमें लड़कियों को शिक्षा देना कोई बुरी चीज़ नहीं है या देनी चाहिए। ऐसे ही गांव में होता है कि कम उम्र में शादी कर देते हैं, तो उन्हें ये बताना कि कम उम्र में शादी करने से क्या परेशानी हो रही है, या उनमें परिवर्तन लाना कि जो बाद में हुई उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो जब इस तरह के परिवर्तन आता है तो संस्कृति में भी परिवर्तन आना असंभावी हो जाता है। सांस्कृतिक परिवर्तन को शिक्षा, यातायात के साधन
औद्योगिकीकरण, आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक चेतना जैसे तत्व प्रभावित करते हैं। ये कि वो गांव कहाँ पर है, वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज है, पैसा कितना है, राजनीतिक कितना प्रभाव है, उन सब के ऊपर सामुदायिक विकास का फर्क पड़ता है। इन कार्यक्रम के माध्यम से वह बाहरी दुनिया, अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से परिचित ही नहीं होता, वरन उन्हें अपनाता भी है। यदि ये सब चीज़ें होती है तो उस बाहरी दुनिया से वो अपने आप को संबंधित कर लेता है और उसके अनुसार अपने आप में परिवर्तन भी लाता है। इस प्रकार व्यक्ति के रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं सभी में परिवर्तन आते हैं, जो कि सांस्कृतिक परिवर्तन के द्योतक हैं। फिर है स्थानीय दशा की अनुसारता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंडीशन बेस। कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें ऐसा बनाना चाहिए जो वहाँ की लोकल कंडीशन के ऊपर आधारित हो। ऐसा नहीं हो कि वहाँ की लोकल कंडीशन कुछ और हम किसी और तरह की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी भौगोलिक जगह हो जब बंजर भूमि और वहाँ हम किसान की कृषि की बात करने लग जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्थानीय दशा क्या है, वहाँ क्या चीज़ चाहिए, क्या भौतिक सुख सुविधाएं क्या है, सामाजिक स्तर कैसा है। तो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशाओं का अध्ययन ठीक प्रकार होना आवश्यक है। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक विकास कार्यक्रम अवरुद्ध हो जाते हैं। यदि हमने कोई कार्यक्रम चलाया और पता चला बारिश नहीं होती यहाँ पर इस क्षेत्र में, और हम उनको बता रहे हैं कि बारिश होगी तो ऐसे करना, बारिश होगी तो वैसे करना, जब बारिश ही नहीं होती कि बात ही खत्म। तो हमें उस जगह के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। हमारे देश में अभी भी अनेक गांव ऐसे हैं जहाँ पानी की सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। ऐसी दशा में गांव के मुख्य धंधे कृषि कार्य का निष्पादन तो कर ही नहीं सकते। ऐसे में उन क्षेत्रों में कृषि योजना बनाना समय पानी की व्यवस्था करना ही मुख्य कार्य हो जाता है। यानी हम यदि वहाँ पे सोचें कि वहाँ पे कृषि करानी है तो हमें मुख्य कार्य वहाँ क्या करना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था करनी होगी, और यही हमारा मुख्य कार्य होगा। पशुधन, ट्रैक्टर, उर्वरक, उन्नत बीजों की उपलब्धि होने पर ही उन्नत खेती की कल्पना की जा सकती है। मान लीजिए हम कोई ऐसी जगह पर जाके सोचें कि हम यहाँ पर खेती करवा देंगे, लेकिन वहाँ की ज़मीन ही उर्वरक क्षमता वाली नहीं है, या ज़मीन है तो वहाँ पे पशुधन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, तो ऐसी बेसिक जो आवश्यकताएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो। उदाहरणतः बिजली को उपलब्धि होने पर ही तो मोटर पंप का उपयोग किया जा सकता है। तो स्थानीय दशा क्या है उसके अनुसार हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना चाहिए। देन स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत, वे बार बार मैं बता रही हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। स्थानीय जो संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। सामुदायिक विकास तभी संभव है जब स्थानीय मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को पहचान कर उनका भरपूर उपयोग किया जाए। गांव की युवा शक्ति का उपयोग खेती के साथ साथ सड़क निर्माण, भवन निर्माण, बाल शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षण, स्वास्थ्य केंद्र के रखरखाव आदि में किया जा सकता है। यानी जितने भी उपलब्ध अपने पास युवा शक्ति है, संसाधन है, संसाधन दो तरह के होते हैं, एक भौतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में युवा शक्ति हो गई, भौतिक संसाधन में जमीन और उद्योग हो गए। तो हमें उनको पहचान कर उनका मैक्सिमम उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें लघु उद्योगों में लगाकर उनके आय के साधनों का विस्तार किया जा सकता है। इससे ग्रामीणों के खाली समय का उपयोग ही नहीं होगा, वरन उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। फिर आता है प्रजातांत्रिक प्रकृति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक नेचर। कोई भी चीज़ कभी भी, कोई छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा आदमी, यदि उसको हम कोई जबरदस्ती काम करने को कहेंगे तो उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेगा। यहाँ हम उसके ऊपर सिर्फ ऑटोक्रेटिक तरीके से बात करेंगे तो रुचि नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए हमें कोई कार्यक्रम की योजना बनानी है तो हमने अपने लेवल पर कार्यक्रम की योजना बना ली और उनके ऊपर लागू कर दिया, तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसके बजाय यदि हम उनसे पूछें कि भाई हमें एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाना है आपके एरिया में, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा कार्यक्रम उचित रहेगा, आपकी आवश्यकता क्या है। फिर मान लीजिए वो कोई आपको राय देते हैं तो हम उस राय में अपना जस्टिफिकेशन देके परिवर्तन भी करा सकते हैं। तो ये कहलाता है प्रजातांत्रिक प्रकृति। इसमें हर व्यक्ति के विकास की बात की जाती है। हर व्यक्ति विकास कार्यक्रम का अंग समझता है। योजनाओं का निर्माण, कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाए कि अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति हो सके।
इसके विचार सब मिलकर बैठकर करते हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण पंचायत को भी एक स्वस्थ स्वरूप मिलता है। फिर आता है राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रम की अनुसारता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डेंस विद नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। समुदाय के उत्थान के लिए सरकारी स्तर पर अनेक नीतियां निर्धारित की जाती है तथा योजनाएं बनाई जाती हैं। ये योजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण उद्योग धंधों, साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, गृह निर्माण, मजदूरी दर, मातृ और शिशु कल्याण आदि से संबंधित होती है। सामुदायिक विकास तभी संभव है जब इसके कार्यक्रम सरकार की नीतियों को ध्यान में रखकर बनाए जाए। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय देश के मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। यानी हमें यदि कार्यक्रम बनाना है तो हमें पहले राष्ट्र की नीतियों को पढ़ना होगा और राष्ट्र के द्वारा चलाए जा रहे सरकार के चलाए जाए कार्यक्रमों को देखना होगा और उसी के अनुसार हमें अपने कार्यक्रम की योजना बनानी होगी। नेक्स्ट है मूल्यांकन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लगातार मूल्यांकन होते रहना चाहिए क्योंकि इससे कार्यक्रम की सफलता या असफलता का पता चल जाएगा, जिससे इनको दूर करने के लिए कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण देन है। इसका भरपूर लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि उसके सिद्धांतों का पालन किया जाए। मूल्यांकन का सिद्धांत है कि जब भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं तो हम मूल्यांकन भी करें कि ये सफल हो रहा है कि असफल हो रहा है। यदि सफल हो रहा है तो हम उस कार्यक्रम को किस तरीके से उन बातों का ध्यान में रखते हुए आगे चला लेंगे, या असफल हो रहा है तो हम किन को दूर करके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो यानी जब भी हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाएंगे तो हमें इन सिद्धांतों को पालन करते हुए ही बनाना चाहिए, तभी हमारा कार्यक्रम जो है वो सफल होगा।